स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एवीसी पर। आज की वीडियो में नॉर्थ ईस्ट सर्कल का पीएएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके डिपार्टमेंट और जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ में अगर आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए बुक्स परचेज करना चाहते हैं जिसमें GDS to MTS बुक आपको मिल जाएगी 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ मैथ सॉल्यूशन भी साथ में रहेगा। 2023 के पीएएसए क्वेश्चन पेपर्स की बुक आपको मिल जाएगी, इसमें भी मैथ सॉल्यूशन साथ में रहेगा। पीएएसए सिलेबस की बुक आपको मिल जाएगी, पोस्टमैन मेल गार्ड सिलेबस की बुक आपको मिल जाएगी और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही शानदार एक बुक है क्वेश्चन ओशियन बुक, जिसमें 5000 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही बेहतर ये बुक है। जितने भी क्वेश्चंस इस बुक में हैं बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, अगर आप अच्छे से उनको करके जाते हैं एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो अगर क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या बुक परचेज करना चाहते हैं 8627096166 के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, मैक्सिमम वेट ऑफ अ पार्सल दैट कैन बी बुक्ड एट सब ऑफिसेस। उप कार्यालय में बुक किए जा सकने वाले पार्सल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा 20 किलोग्राम। अब जब भी आपके पास पार्सल का वेट पूछा जाएगा साथ में ब्रांच ऑफिस होगा, यानी कि चाहे आपने ब्रांच ऑफिस के लिए पार्सल भेजा है चाहे ब्रांच ऑफिस से आपने पार्सल भेजा है, तब वहाँ पे जो वेट लिमिट आ जाएगी 10 किलोग्राम आ जाएगी। यानी कि अगर किसी भी तरह से पार्सल ब्रांच ऑफिस से जुड़ा है तो वेट लिमिट 10 किलोग्राम हो जाएगी। बाकी मामलों में जो वेट लिमिट रहेगी वो 20 किलोग्राम रहेगी और आपके अनरजिस्टर्ड पार्सल के लिए जो वेट लिमिट रहेगी वो रहेगी 4 किलोग्राम। If the amount to be recovered on a value payable article exceeds rupees and the delivery is to be made through a village postman or an extra departmental delivery agent, then the article is delivered at the post office only। यदि मूल्यदेय वस्तु पर वसूल की जाने वाली राशि कितने रुपए से अधिक है और वितरण जो वो ग्रामीण डाकिए या अतिरिक्त विभागीय एजेंट के माध्यम से किया जाना है तो वस्तु जो है केवल डाक घर में ही वितरित की जाएगी। तो इसमें आपने 4-5 चीज़ें जो याद रखनी है, मोस्टली पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए, बीमित लेख के लिए। तो इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए 500 रुपीज़ लिमिट आपने याद रखनी है कि कोई भी आपका आर्टिकल जो इंश्योर्ड है साथ में 500 रुपीज़ तक के लिए इंश्योर्ड है, मतलब इससे ज़्यादा की इंश्योरेंस नहीं हुई है, तो उसकी डिलीवरी ऑर्डिनरी मैनर में की जाएगी, सामान्य तरीके से उसका वितरण किया जाएगा। लेकिन कोई भी बीमित लेख जिसकी इंश्योरेंस 500 रुपये से ज़्यादा के लिए की गई है उसकी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विंडो पर की जाएगी। दूसरा आपने याद रखना है वैल्यू पेएबल आर्टिकल के लिए, अगर किसी भी वैल्यू पेएबल आर्टिकल या मूल्य दे डाक वस्तु के ऊपर रिकवर की जाने वाली राशि 100 रुपये या 100 रुपये से कम है तो उसकी डिलीवरी ऑर्डिनरी मैनर में की जाएगी, सामान्य तरीके से उसका वितरण किया जाएगा। लेकिन कोई भी वैल्यू पेएबल आर्टिकल जिसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है, यानी कि वैल्यू पेएबल आर्टिकल क्या होता है जिसमें आप प्राप्तकर्ता से वितरण के समय राशि को एकत्र करते हैं। अगर प्राप्तकर्ता से एकत्र की जाने वाली राशि 100 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में उसकी पोस्ट ऑफिस विंडो पर डाक घर की खिड़की पर उसका वितरण किया जाएगा। ऑर्डिनरी मैनर में तब किया जाएगा जब उसकी वैल्यू 100 रुपये से कम होगी। अब आगे बात करते हैं वैल्यू पेएबल आर्टिकल, जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने रुपए से ज़्यादा होने पर इसका वितरण अगर विलेज पोस्टमैन या एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट के द्वारा किया जाना है तो नहीं किया जाएगा, आर्टिकल जो है पोस्ट ऑफिस विंडो पर डिलीवर किया जाएगा। तो कोई भी वैल्यू पेएबल आर्टिकल जिसकी एकत्र की जाने वाली राशि 25 रुपये से ज़्यादा है और वितरण किसके द्वारा किया जाने वाला है, विलेज पोस्टमैन या एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल डिलीवरी एजेंट जिसे GDS कहा जाता है,
तो उस आर्टिकल की डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में ही की जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो अगर क्या हो जाता है, अमाउंट जो है 25 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाती है वैल्यू पेबल आर्टिकल के ऊपर जो रिकवर करनी है, और डिलीवरी जो है वो विलेज पोस्टमैन या एक्स्ट्रा डिलीवरी एजेंट, डिपार्टमेंटल डिलीवरी एजेंट के माध्यम से किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल पोस्ट ऑफिस विंडो पर डिलीवर किया जाएगा। इसके अलावा आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि किसी भी वैल्यू पेबल आर्टिकल के ऊपर अगर रिकवर की जाने वाली राशि 20 रुपये से ज़्यादा है और उसका वितरण पोस्ट ऑफिस में लिया जाता है, पोस्ट ऑफिस काउंटर पर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए जो आप चार्जेस का भुगतान करेंगे, यानी कि ये जो 20 रुपये का आप भुगतान करेंगे, आप चेक में भी कर सकते हैं, आप कैश में भी कर सकते हैं। हाउ मैनी मीटर्स डज दी फ्रैंकिंग मशीन हैव? फ्रैंकिंग मशीन में कितने मीटर होते हैं? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। ठीक है, आपकी जो फ्रैंकिंग मशीन है दो तरह की होती है, एक आपके पास आ जाएगी रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन, दूसरी आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन। अब इसमें जो रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन होती है 2 मीटर होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग मीटर इन्हें कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाइज होती हैं, एक वैल्यू डाई और दूसरी होती है लाइसेंस डाई। फ्रैंकिंग मशीन जो है कितने प्रकार की आ जाएगी, 2 प्रकार की आ जाएगी। इसके लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस इसके 3 प्रकार के होते हैं। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन में 2 मीटर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाइज होंगी। आगे चलते हैं, दी वेट लिमिट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट इज, अंध साहित्य पैकेट की वजन सीमा क्या आ जाएगी? करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा 7 किलोग्राम। लेटर पोस्टेड एज इनसफिशिएंटली प्रीपेड इज चार्ज्ड ऑन डिलीवरी विद, अपर्याप्त प्रीपेड के रूप में पोस्ट किए गए पत्र के वितरण पर क्या शुल्क लिया जाता है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। अगर कोई भी पत्र अनपेड पोस्ट किया जाता है, यानी कि बिना किसी डाक शुल्क का भुगतान किए हुए आप उसको पोस्ट करते हैं, तब डबल द अमाउंट ऑफ पोस्टेज, यानी कि उसके ऊपर जब पोस्टिंग के समय चार्जेस लगने थे आपने वो नहीं दिए, तो वितरण के समय उसके 2 गुने चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी? अब आपने एक लेटर था उसको इनसफिशिएंटली प्रीपेड पोस्ट किया, मतलब कि 5 रुपये उसके ऊपर चार्जेस लगने थे, आपने सिर्फ 3 रुपये चार्जेस दिए, तो ये क्या हो गया, आधे अधूरे भुगतान के साथ पोस्ट किया हुआ पत्र हो जाएगा। तो इसमें कमी कितनी रह गई, 2 रुपये की कमी रह गई। जब इसका वितरण किया जाएगा तो कमी का 2 गुना आपको डाक शुल्क के रूप में देना पड़ेगा, इनके फिर आपसे 4 रुपये और लिए जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगर अनपेड है तो डबल द अमाउंट ऑफ पोस्टेज, इनसफिशिएंटली प्रीपेड है तो डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी आपसे ली जाएगी। बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ पार्सल विच कैन बी बुकड एट ब्रांच ऑफिस, एक पार्सल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है जिसे शाखा कार्यालय में बुक किया जा सकता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो मैंने जैसे आपको पीछे भी बताया, पहले क्वेश्चन भी आया हमारे पास कि पार्सल की मैक्सिमम वेट लिमिट आपसे पूछी जाए 20 किलोग्राम हो जाएगी, लेकिन अगर आपका पार्सल किसी भी तरह से ब्रांच ऑफिस से जुड़ा हुआ है, यानी कि ब्रांच ऑफिस से अगर इसको पोस्ट किया जाता है या किसी अन्य कार्यालय के द्वारा ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए पार्सल भेजा जाता है, तो इसकी वेट लिमिट कितनी आ जाएगी, 10 किलोग्राम आ जाएगी। याद रखना है अनरजिस्टर्ड पार्सल के लिए 4 किलोग्राम हो जाएगी। इफ एन आर्टिकल इज refused, इट विल बी kept in पोस्ट ऑफिस फॉर, यदि किसी वस्तु को अस्वीकृत कर दिया जाए तो उसे डाकघर में कब तक रखा जाएगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। कोई भी डाक वस्तु है अगर उसको लेने से इनकार कर दिया जाए तो उसको पोस्ट ऑफिस में रोक कर नहीं रखा जाता है, तुरंत प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मनी ऑर्डर नाइदर पेड टू पे नोर रिमीटर इज कॉल्ड एज, एक मनी ऑर्डर जिसका भुगतान ना तो भुगतानकर्ता को और ना ही प्रेषक को किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं?
तो 8th की बी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। वॉइड मनी ऑर्डर उसे कहा जाता है, और कोई भी मनी ऑर्डर जो है वो वॉइड या अमान्य कब हो जाता है, जिस महीने में इसको जारी किया जाता है उसके अगले महीने की लास्ट तारीख को जाके मनी ऑर्डर वॉइड हो जाएगा। मान लीजिए आप क्या करते हैं, अप्रैल मंथ में एक मनी ऑर्डर जारी करते हैं, चाहे कोई सी भी तारीख को आप करते हैं, इसको वॉइड अमान्य कब माना जाएगा, अगले महीने की लास्ट तारीख को, यानी कि अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा, मई आ जाएगा। तो मई मंथ की लास्ट डेट को ये वॉइड हो जाएगा। वॉइड मनी ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि ना तो इसका भुगतान आप पेई को कर पाए और ना ही रिमिटर को कर पाए। अब एक मनी ऑर्डर मान लीजिए मैं भेजता हूँ, जिसके लिए मैंने मनी ऑर्डर भेजा उसने मनी ऑर्डर लिया नहीं, वो मिला नहीं, तो उसको उसका भुगतान हो नहीं पाया। अब वो वापस आएगा मेरे लिए कि मुझे वापस किया जाए वो मनी ऑर्डर, अब मैं भी अपने पते पर नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में ना मुझे उसका भुगतान हो पाया ना ही उसको हो पाया जिसके लिए मैंने इसे भेजा था। ऐसी स्थिति में इस मनी ऑर्डर को वॉइड मनी ऑर्डर या अमान्य मनी ऑर्डर या शून्य मनी ऑर्डर कहा जाता है। बुक पैकेट में नोट कंटेन, एक बुक पैकेट में क्या नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। इसमें किताबें हो सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड हो सकते हैं, प्रिंटेड नोटिस हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, फिर सभी प्रकार के पब्लिकेशन या प्रकाशन हो सकते हैं, प्रिंटेड म्यूज़िक बुक हो सकती हैं, फिर परचामेंट वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप क्या करते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड वगैरह भेजते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें लिखने की अनुमति दी जाती है, लेकिन उसमें भी वर्ड्स रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं कि आप इतने ही शब्द लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। The manufacture and use of fictitious postage stamps for any purpose whatsoever is prohibited and is an offence punishable under which section of the Indian Penal Code। किसी भी उद्देश्य के लिए काल्पनिक डाक टिकटों का निर्माण और उपयोग करना निषिद्ध है, और यह भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा 263A। तो क्या करता है, अगर कोई भी व्यक्ति काल्पनिक डाक टिकटों या नकली डाक टिकटों का निर्माण करता है या उनका उपयोग करता है, तो ये क्या मानना चाहेगा, एक अपराध मानना चाहेगा। और कैसा अपराध मानना चाहेगा, जिसमें आपको सजा भी हो सकती है, दंड भी हो सकता है। किसके तहत इसको अपराध मानना चाहेगा, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 263A के तहत इसको अपराध माना जाएगा। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। The exchange of insured letters is governed by, बीमाकृत पत्रों का आदान प्रदान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा, यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन के द्वारा, सार्वभौमिक डाक सम्मेलन के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद जो आपके मनी ऑर्डर्स हैं, पोस्टल ऑर्डर्स हैं, कैश ऑन डिलीवरी आइटम्स हैं, इन सभी का जो एक्सचेंज या आदान प्रदान है किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा, तो स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट्स के माध्यम से किया जाता है, विशेष द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से किया जाता है। इंडिया ज्वाइंड एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इन विच ईयर, भारत किस वर्ष एशियाई प्रशांत डाक संघ में शामिल हुआ था। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 1973 में हुआ। इसकी स्थापना की बात करें तो 1961 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो मनीला फिलीपींस में था, बाद में 2002 में बैंकॉक थाईलैंड में चला गया। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बट इज ए मैक्सिमम लिमिट फॉर सेलिंग इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स टू एनी इंडिविजुअल एट एनी टाइम, किसी भी समय किसी व्यक्ति को इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन बेचने की अधिकतम सीमा क्या है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा मैक्सिमम 10 इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन बेचे जा सकते हैं। द वेट ऑफ एरोग्राम शुड नॉट एक्सीड, एरोग्राम का वजन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। इसकी आपने डायमेंशंस ज़रूर याद कर लेनी है। द डिलीवरी ऑफ फॉरेन आर्टिकल इन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य देश में किसी भी विदेशी डाक वस्तु का वितरण कैसे किया जाता है। करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ आएगा, वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, अलग अलग देशों में अलग अलग रहता है। यानी कि
किसी भी देश के लिए जब आप डाक वस्तु भेजते हैं तो उस देश में उस डाक वस्तु का वितरण कैसे किया जाएगा, उसी देश के कानूनों के अनुसार किया जाएगा। तो हर देश में ये अलग अलग होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जनरल मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट फॉर फॉरेन पार्सल इज, विदेशी पार्सल के लिए वजन की सामान्य अधिकतम सीमा क्या है। तो वेट लिमिट जो है पार्सल की सेम रहती है इनलैंड में भी और फॉरेन में भी। तो कितनी आ जाएगी, 20 किलोग्राम आ जाएगी 16th की। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन एन इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल इज रिडायरेक्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू दी अनदर, जब एक बीमित विदेशी पार्सल को एक देश से दूसरे देश में पुनर्निर्देशित किया जाता है तो क्या होता है, अ फ्रेश इंश्योरेंस फीस बिकम्स पेएबल फॉर ईच सच ट्रांसमिशन, ऐसे प्रत्येक प्रसारण के लिए एक नया बीमा शुल्क देय हो जाता है। यानी कि जब भी इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल की रिडायरेक्शन की जाती है एक देश से दूसरे देश में, तो इसके लिए आपको फिर से इंश्योरेंस फीस देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मैक्सिमम वेट ऑफ एन एयर पार्सल इज, एक हवाई पार्सल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है। तो हवाई पार्सल का मैक्सिमम वेट भी 20 kg हो सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द एब्रीविएशन यूपीयू स्टैंड्स फॉर, संक्षिप्त नाम यूपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। Complaints regarding foreign money orders must be made within a period of, विदेशी मनी ऑर्डर के संबंध में शिकायतें किस अवधि के भीतर की जानी चाहिए। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस तारीख को मनी ऑर्डर जारी किया जाता है उस तारीख के 1 वर्ष के भीतर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट या इंक्वायरी है किसी भी लेटर मेल या पार्सल मेल के आर्टिकल के संबंध में, इनके विदेशी डाक के अगर किसी भी पत्र डाक या पार्सल डाक के संबंध में आपकी भी कोई कंप्लेंट या इंक्वायरी है तो उसको कब सबमिट किया जाना चाहिए, बिफोर लैप्स ऑफ 1 year, 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, 1 वर्ष कब से गिना जाएगा, काउंटिंग फ्रॉम द डे फॉलोइंग द डे ऑफ पोस्टिंग, जिस तारीख को आपने उस आर्टिकल को पोस्ट किया था उसकी पोस्टिंग के अगले दिन से 1 साल के भीतर। लेकिन जब बात आ जाएगी फॉरेन मनी ऑर्डर की, तो जिस तारीख को मनी ऑर्डर जारी किया गया था डेट ऑफ इशू से 1 साल के भीतर आप उसके बारे में शिकायत या इंक्वायरी कर सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बट इज द ब्रांड नेम ऑफ पर्सनलाइज्ड शीट्स ऑफ पोस्ट स्टैम्प्स ऑफ इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक के डाक टिकटों की व्यक्तिगत शीट का जो ब्रांड नेम है वो क्या है। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा माई स्टैम्प इसे कहा जाता है। फॉर रिटेल कस्टमर्स बट इज इंश्योरेंस फीस फॉर इंश्योर्ड वैल्यू अप टू 200 रुपीज़, खुदरा ग्राहकों के लिए 200 रुपये तक के बीमित मूल्य के लिए बीमा शुल्क कितना लगेगा। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब इसमें भी आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे रिटेल कस्टमर के बारे में पूछा जाए तब आपकी इंश्योरेंस फीस क्या लगेगी। अगर आपसे कंट्रैक्चुअल कस्टमर्स के बारे में, जो संविदात्मक ग्राहक होते हैं या विभाग के साथ जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, उनके लिए इंश्योरेंस फीस क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेल कस्टमर की, जो क्वेश्चन पूछा गया है 200 रुपीज़ तक, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर रिटेल कस्टमर है 10 रुपये इंश्योरेंस फीस के लगेंगे। अगर उसके लिए इंश्योरेंस 200 रुपये से ज़्यादा की जाती है, ठीक है, तो अगर हम बात करें अबव 200 रुपीज़, तब इंश्योरेंस फीस क्या होगी, 10 रुपीज़ आपसे लिए ही जाएंगे, प्लस उसके आगे जितनी भी 100 रुपये की फ्रैक्शन आएगी या जितने भी 100 रुपये आएंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 300 रुपीज़ के लिए इंश्योरेंस किए कितने चार्जेस बनेंगे। तो 300 में सबसे पहले जो 200 है इनके लिए आपको 10 रुपये लगेंगे, प्लस इसके बाद 6 रुपये लगेंगे आगे जो भी 100 रुपये आएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 6, टोटल कितने हो गए 16। अगर 400 होता, अगर 350 होता तब कितने लगने थे। अब यहाँ पे देखिए आगे एक 100 रुपये की फ्रैक्शन बन गई, प्लस इसमें 6 ऐड हो जाने थे, 400 के लिए भी प्लस 6 ऐड हो जाने हैं। तो इस तरह से इंश्योरेंस चार्जेस लिए जाएंगे जब इंश्योर्ड आर्टिकल रिटेल कस्टमर के द्वारा भेजा जाएगा।
लेकिन अगर हम बात करें कंट्रैक्चुअल कस्टमर के बारे में, कंट्रैक्चुअल कस्टमर के लिए 200 रुपये तक की इंश्योरेंस फीस क्या रहेगी, तो इसके लिए रहेगी 4 रुपये। ठीक है, रिटेल के लिए 10 रुपये, दोनों याद रखने हैं। अगर 200 रुपये से ज़्यादा के लिए इंश्योरेंस की जाती है तो इंश्योरेंस फीस क्या होगी, 4 रुपये ये लगेंगे ही, प्लस 1.50% ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू एक्सीडिंग 200 रुपीज़। 200 रुपये से ज़्यादा जितनी भी इंश्योरेंस वैल्यू होगी उसका 1.50% आपको साथ में 4 रुपये ऐड करके इंश्योरेंस फीस के रूप में देना होगा। अब मान लीजिए आप क्या करते हैं, 350 रुपये के लिए इंश्योर्ड आर्टिकल भेजते हैं, इंश्योरेंस फीस कितनी लगेगी। अगर हम बात करें कंट्रैक्चुअल कस्टमर की, पहले इसमें जो 200 रुपये आएंगे उसके लिए 4 रुपये, प्लस आगे जितने भी अमाउंट एक्सीड करेगी 200 से, अब 200 से कितनी अमाउंट एक्सीड कर रही है, 150 रुपये, तो 150 रुपये का कितना प्रतिशत, 1.50% आपसे लिया जाएगा, किसके रूप में, इंश्योरेंस फीस के रूप में। तो दोनों याद रखने हैं, कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो 22 की जो बी ऑप्शन है आपके पास करेक्ट आ जाएगी। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPPV, IPPV का पूर्ण रूप क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इसकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। बट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ लेटर, किसी भी पत्र की अधिकतम वजन सीमा क्या होगी। तो कोई भी लेटर है, चाहे वो आपके इनलैंड पोस्ट में है चाहे फॉरेन पोस्ट में है, वेट लिमिट जो है सेम रहती है, कितनी रहेगी, 2 किलोग्राम रहेगी, 24 की। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The amount for which a single money order may be issued must not exceed, राशि जिसके लिए एक एकल मनी ऑर्डर जारी किया जा सकता है किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 25 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मैक्सिमम 5,000 रुपये के लिए आप एक मनी ऑर्डर को जारी कर सकते हैं, मिनिमम की बात करें 1 रुपये के लिए जारी किया जा सकता है। PPF डिपॉजिट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट जमा आयकर अधिनियम की धारा, क्या हमें बताना है कौन सी धारा के तहत कटौती के लिए योग्य होगा। तो 26 की जो सी ऑप्शन है करेक्ट आ जाएगी, ये सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स के अंडर वो आयकर अधिनियम की धारा के तहत कटौती के लिए योग्य होता है। फॉर PLI चिल्ड्रन पॉलिसी बाल जीवन बीमा, चिल्ड्रन बिटवीन ऑफ एज आर एलिजिबल। PLI चिल्ड्रन पॉलिसी जो होती है उसमें हमें क्या बताना है, कितनी वर्ष की आयु के बच्चे एलिजिबल रहेंगे। तो 27 की जो सही ऑप्शन है ए आ जाएगी, 5 से 20 वर्ष की उम्र के बच्चे चिल्ड्रन पॉलिसी के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें जो पॉलिसी होल्डर रहेगा यानी कि जो पेरेंट होगा उसकी आयु 45 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। RPLI एंडोमेंट एश्योरेंस ग्राम संतोष कैन बी सरेंडर्ड आफ्टर, RPLI बंदोबस्त जीवन बीमा को निम्नलिखित वर्ष के बाद सरेंडर किया जा सकता है। तो ग्राम संतोष को कितने वर्ष के बाद सरेंडर किया जा सकता है, 28 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, 3 वर्ष के बाद कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज सब्जेक्ट टू अ मिनिमम मैक्सिमम लिमिट अप टू इन ऑल SCSS अकाउंट्स ओपन्ड बाय एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति द्वारा खोले गए सभी SCSS खातों में किस सीमा तक आप निवेश कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इसमें 30 लाख रुपए के लिए निवेश किया जा सकता है, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। मिनिमम डिपॉजिट की बात करें 1,000 रुपये हो जाएगा, और इसमें इससे ज़्यादा आप करना चाहते हैं 1,000 से तो 1,000 रुपये के मल्टीपल में कर सकते हैं, यानी कि 2,000 3,000 रुपये इस तरह से इसमें निवेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आफ्टर हाउ मैनी रेगुलर डिफॉल्ट्स द RD अकाउंट बिकम्स डिसकंटिन्यूड, कितने नियमित डिफॉल्ट के बाद RD खाता जो है वो बंद हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो 4 रेगुलर डिफॉल्ट्स के बाद आपका अकाउंट जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, और अगर आप इसको फिर रीन्यू करना चाहते हैं तो जब 4th डिफॉल्ट हो जाएगा उसके 2 मंथ के अंदर आप इसको रीन्यू कर सकते हैं।
इन कनेक्शन विद फॉरेन मेल्स द इंडिकेशन परावियन डिनोट्स, विदेशी डाक के संबंध में परावियन संकेत क्या दर्शाता है? तो परावियन का क्या मतलब हो जाएगा? बाई एयर मेल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। फॉरेन पोस्ट ऑफिस गिव्स अ न्यू सीरियल नंबर टू एनी इनवर्ड फॉरेन पार्सल, विदेशी डाकघर किसी भी आवक विदेशी पार्सल को एक नया सीरियल नंबर कब देता है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा व्हेन सब्जेक्टेड टू कस्टम एंड ड्यूटी इज एक्सेस्ड। तो क्या किया जाता है? जब ये सीमा शुल्क उपचार के अधीन होता है और शुल्क का मूल्यांकन किया जाता है। तो जितने भी आर्टिकल जो सीमा शुल्क उपचार के अधीन होते हैं उनको विदेशी डाकघर में फॉरेन पोस्ट ऑफिस में एक नया सीरियल नंबर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The date shown by the date stamps and seals of a set of section or mail office should be that of, अनुभाग या मेल कार्यालय के एक सेट की तारीख मोहरों तथा सीलों द्वारा दर्शाई गई तारीख कौन सी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा द डे ऑन विच द वर्किंग आवर्स ऑफ द सेट बिगिन। तो किसी भी जो आपके पास अनुभाग है या मेल कार्यालय है उसके सेट की जो भी मोहरें और सीलें होती हैं उनके द्वारा दर्शाई गई तारीख वह तारीख होती है जिस दिन उस सेट के कामकाज के घंटे शुरू होते हैं। 33 की सही ऑप्शन आपके पास ही आ जाएगी। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज टू बी प्रिपेयर्ड इन द फोरम, कार्य वितरण का ज्ञापन किस प्रपत्र पर तैयार किया जाता है? 34 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। MS11 के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। कब तैयार किया जाता है? इन ऑफिसेज वेयर देयर आर वन और मोर असिस्टेंट्स द पोस्ट मास्टर शुड सबमिट अ मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क टू द सुपरिटेंडेंट। तो ऐसा कोई कार्यालय जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा सहायक होते हैं वहाँ पर पोस्ट मास्टर के द्वारा सुपरिटेंडेंट को मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क सबमिट किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ों को मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में नोट किया जाता है या दर्शाया जाता है वो आपने याद कर लेना है। प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल इज, नाममात्र रोल की संरक्षण अवधि क्या है? 35 की डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो एक परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। सॉर्टिंग लिस्ट इन फॉर्म ऑफ M52 विल बी प्रिपेयर्ड एंड सप्लाइड टू ईच ऑफिस। भाई M52 के रूप में छंटाई सूची तैयार की जाती है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना जो विलेज सॉर्टिंग लिस्ट होती है M52 के ऊपर इसे बनाया जाता है और किसके द्वारा इसकी सप्लाई की जाती है? प्रत्येक कार्यालय को। 36 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। सब डिविजनल इंस्पेक्टर द्वारा ये सप्लाई की जाती है। कौन से कार्यालय को की जाती है? तो जो विलेज सॉर्टिंग लिस्ट होती है हर एक उस कार्यालय को सप्लाई की जाएगी जिसके साथ विलेज पोस्टमैन ग्रामीण डाकिए जुड़े होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The money order of long stamp and insurance stamp should be kept in the custody of, मनी ऑर्डर ऑफ लॉन्ग स्टैम्प तथा बीमा स्टैम्प को किसके पास अभिरक्षा में रखा जाएगा या कौन अपने पास उसको संभाल के रखेगा? 37 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास? ये आ जाएगी पोस्ट मास्टर। तो जो राउंड या फिर अबलोंग मनी ऑर्डर स्टैंप होती है उसके बाद पोस्ट मास्टर्स अनपेड स्टैंप होती है। इंश्योरेंस सील और डेट या फिर अन्य जो भी मूवेबल टाइप यानी कि जो बदलने योग्य हिस्से होते हैं जो एक्चुअल में यूज़ नहीं होते हैं कार्यालय में उनको हमेशा पोस्ट मास्टर की अभिरक्षा में रखा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सुजेशंस एंड कंप्लेंट बुक विल बी मेंटेन्ड बाई, सुझाव और शिकायत पुस्तिका जो MS 94 के ऊपर बनाई जाती है इसका रखरखाव किसके द्वारा किया जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। ऑल पोस्ट ऑफिसेज सभी डाकघरों के द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है और ये जो है जनता के सदस्यों के लिए किस समय अवेलेबल रहती है? तो जो भी कार्यालय का समय होता है, ठीक है, तो इट विल बी मेड अवेलेबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द पब्लिक विदाउट देयर आस्किंग फॉर इट टू रिकॉर्ड एनी कंप्लेंट और सजेशन रिगार्डिंग एनी सर्विस मैटर ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस। तो कार्यालय के जो कामकाज के घंटे होते हैं उसके दौरान ये जनता के लिए उपलब्ध रहती है। अगर उनको कोई भी शिकायत या कोई भी सुझाव किसी भी सर्विस मैटर के संबंध में देना है तो वो इस बुक में दे सकते हैं और ये सभी डाकघरों में उपलब्ध रहती है। इफ़ द होल्डर लूजेज हिज मैटर टोकन
ही मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट द फैक्ट टू दी, यदि धारक अपना धातु टोकन खो देता है तो उसे तुरंत इस तथ्य की सूचना किसको देनी चाहिए? 39 की सही ऑप्शन आपके पास यहाँ आएगी, रिकॉर्ड ऑफिसर को तुरंत इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए और रिकॉर्ड ऑफिसर जो है सुपरिटेंडेंट को इसके बारे में रिपोर्ट सबमिट करेगा। In case of transfer of bags from one section or mail office to another, will be indicated in the accompanying mail list as। एक अनुभाग या मेल कार्यालय से दूसरे अनुभाग या मेल कार्यालय में बैगों के स्थानांतरण के मामले में संलग्न मेल सूची पर बैग जो होंगे उनको किस रूप में दर्शाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ आएगा एल बैग के रूप में दर्शाया जाता है। अब ये पूरा क्वेश्चन समझते हैं कि क्या होता है। जब भी आपके पास रजिस्टर्ड और पार्सल मेल आर्टिकल्स ज़्यादा संख्या में होते हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है? एक रजिस्टर्ड या पार्सल बैग बनाया जाता है और वहाँ पर जो होता है वो क्या किया जाता है? रिसिप्ट शुड बी टेकन इन दी रजिस्टर्ड और पार्सल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिलीव्ड सेट। रिलीव्ड सेट के रजिस्टर्ड या पार्सल एब्स्ट्रैक्ट में उन बैगों के लिए रसीद ली जाती है। और बाकी जो केसेस होते हैं कि यहाँ पे ये तो हो जाएगा कि जब बड़ी संख्या में आपके रजिस्टर्ड और पार्सल मेल आर्टिकल होंगे तो उनको क्या किया जाता है? अलग से रजिस्टर्ड और पार्सल बैग बना के उनमें संलग्न कर दिया जाता है, जिसके लिए रिलीव्ड सेट के रजिस्टर्ड या पार्सल एब्स्ट्रैक्ट में एक रसीद ली जाती है। बाकी सभी मामलों में जब थैलों को एक सेट से दूसरे सेट में, जो मेल ऑफिस के सेट होते हैं, तो मेल ऑफिस के एक सेट से दूसरे सेट में जब उनको ट्रांसफ़र किया जाता है तो उनको एल बैग के रूप में मेल लिस्ट में दर्शाया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। HRMS मॉड्यूल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। HRMS मॉड्यूल निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? 41 की सही ऑप्शन आपके पास दिया जाएगी कोर सिस्टम इंटीग्रेटर का। पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू। डाक जीवन बीमा सेवाएं किसके माध्यम से प्रदान की जा रही हैं? तो 42 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन के माध्यम से। What is the meaning of CVS under IT modernization project? IT आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत CVS का क्या अर्थ हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। Which one of the following is not correct with regard to IPPV tracks in the IT modernization 2.0 project? IT आधुनिकीकरण 2.0 परियोजना में IPPV ट्रैक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 44 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो ये किस में आता है? DOP ट्रैक्स में आता है। IPPV ट्रैक्स में क्या आएगा? बैंकिंग इंश्योरेंस आ जाएगी, रूरल हार्डवेयर डिवाइसेस आ जाएंगे, IT इंफ्रा, फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे IPPV ट्रैक्स में आते हैं। और DOP ट्रैक में कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास? एक फील्ड नेटवर्क आ जाएगा या पोस्टल हार्डवेयर आ जाएगा, अकाउंटिंग और बैक ऑफिस आ जाएगा, पोस्टल और पॉइंट ऑफ सेल, ये सभी DOP ट्रैक्स में आ जाएंगे। FSI इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टैंड्स फॉर। IT आधुनिकीकरण परियोजना में FSI का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर, या फिर इसके लिए फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, दोनों ही इसकी फुल फॉर्म जो है करेक्ट है। प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लोकेटेड एट। डाक विभाग का प्राथमिक डाटा सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो 46 की डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, नवी मुंबई में। और कब से वहाँ पर कार्यरत है? 3 अप्रैल 2013 से। और DRC है एक डिजास्टर रिकवरी सेंटर, PTC मैसूर में 15/5/2015 से कार्यरत है। What is the meaning of IPVS with reference to CSI? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में आता है आपका IPVS। IPVS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। 47 की ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। हाउ मैनी साइलोज आर देयर इन दी IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? IT आधुनिकीकरण परियोजना में कितने साइलो हैं या कितने खंडों के माध्यम से इसको कार्यान्वित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, 8 खंडों के माध्यम से। In IT modernization project, what is NSP
स्टैंड्स फॉर, IT आधुनिकीकरण परियोजना में NSP का क्या अर्थ आएगा? तो NI जो सेगमेंट है, नेटवर्क इंटीग्रेटर जो सेगमेंट है, उसमें आता है NSP1 और NSP2। NSP1 की या NSP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। 49 की ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, बट इज GL कोड क्या होता है? करेक्ट आंसर आएगा जर्नल लेजर कोड। 10 अंकों का ये कोड होता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, जीके के क्वेश्चंस आपके पास। हु अलॉट्स सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा जो इलेक्शन कमीशन रहेगा, चुनाव आयोग होगा, उसके द्वारा किए जाते हैं। आगे चलते हैं, इन द इंडियन माइथोलॉजी हु संग शिवा तांडवा स्तोत्र, भारतीय पौराणिक कथाओं में शिव तांडव स्तोत्र किसने गाया था? करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ आएगा रावण ने। हु बिल्ट अ ब्रिज बिटवीन इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर्स, भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण किसने किया? 53 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, स्वामी विवेकानंद ने किया। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन मिजोरम, मिजोरम में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा मुरलेन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम? ठीक है, तो ये आपने खुद कर लेने हैं, या अपने राज्य के जो भी हैं वो आपको खुद करने हैं। आगे चलते हैं, द टर्म ड्रिबल इज एसोसिएटेड विद, ड्रिबल शब्द जो है इसका संबंध किससे है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा बास्केटबॉल से। आगे चलते हैं, टीटागढ़, अमलाल और नेपानगर आर नोन फॉर, टीटागढ़, अमलाल और नेपानगर जो है किसके लिए जाने जाते हैं? पेपर इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच गवर्नमेंट हैज़ 2 और मोर लेवल्स, किस सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं? 58 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास भी आ जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट या संघीय सरकार में। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज चूजन बाई पीपल, जनता किस प्रकार की सरकार को चुनती है? करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ आएगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या फिर लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, खिलाफत आंदोलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अली ब्रदर्स के द्वारा किया गया था, डी ऑप्शन होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? अली ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। तो ये था आपके पास नॉर्थ ईस्ट सर्कल का PSC का 2023 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या गलती नजर आए, देखो क्वेश्चन ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि रिपीट होने वाले सभी क्वेश्चंस हैं, नॉर्थ ईस्ट सर्कल में नहीं आएंगे, किसी और सर्कल के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। अच्छे से आपने कर लेने हैं। इसी तरह से आपने अगर 2020, 21, 22, 23 के रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस कर लिए, आपको नहीं आएगी कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चंस करते समय, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मैथ भी सेम इसी तरह से रहेगा, जीके भी इसी तरह से रहता है। अच्छे से आपने सभी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं उनको करना है, वो करेंगे, आपकी तैयारी और भी अच्छी होती चली जाएगी। एग्ज़ाम में आपको सभी क्वेश्चंस आते होंगे। अगर आप क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या बुक परचेज करना चाहते हैं अपनी MTS की तैयारी के लिए, पोस्टमैन की तैयारी के लिए, PSC की तैयारी के लिए, या प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8627096166 के ऊपर। धन्यवाद।